हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। आज हमारा टॉपिक होगा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, तो अपने पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसको मैंने एक वेरिएबल सोर्स के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, तो एट एनी टाइम t लेट इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, Q है। क्लियर है। तो यूनिट नंबर 1 से हम जानते हैं, तो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा बेटा, Q/C। आपने वहाँ पढ़ा होगा Q = CV, है ना। और ये पोटेंशियल हर टाइम किसके बराबर होगा, इस पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो Q/C को अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, V0 sin ω t। क्लियर है, C को उधर ले जाइए तो Q आ जाएगा आपके पास C V0 sin ω t। अगर मेरे को करंट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बात। तो CV0 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा बेटा, साइन ω t का। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस, और फिर होगा इस एंगल का, तो ω भी आ जाएगा बाहर। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि करंट कितना है मेरे पास, C V0 × ω cos ω t। क्लियर है बात। बेटा क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V0/1/ω/c। क्लियर है, देखो ये पलटी मारकर ऊपर आ जाएगा, और cos ω t। आपके पास जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो साइन के फॉर्म में थी, तो मैं इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, V0/1/ω/c sin π/2 + ω t। एक ही बात है बेटा, साइन 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, V0/1/ω/c sin ω t + π/2, बस आगे पीछे की टर्म्स मैंने। क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, वोल्टेज और करंट में इस बार करंट लीड कर रहा है, और कितने एंगल से कर रहा है, π/2 से कर रहा है। क्लियर है। तो I = I0 sin ω t + π/2 इस तरीके से लिखी जा सकती है इक्वेशन, वेयर I0 = V0/1/ω/c। ठीक है, देखिए अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो आपको पता है I क्या होता है, V/R होता है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर बाय द कैपेसिटर इन AC सर्किट। क्लियर है बात आपको। तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कौन, कैपेसिटर इन AC सर्किट। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए बेटा, अभी तक जितना भी मैंने AC सर्किट में पढ़ाया है उसको रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको तीनों एलिमेंट्स में, डेट इज़ R, L और C में अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएशन पता चल जाए। ठीक है, क्या अंतर है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि AC या AC करंट होता क्या है, जिसमें करंट की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बदले। अगर मैं ये I और T के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ तो ये है मेरी मैक्सिमम करंट की वैल्यू, डेट इज़ I0। ठीक है, इसी तरीके से VT के बीच में ग्राफ बनता तो ये क्या होता, V0 होता। क्लियर हो रही है बात आपको। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करने की सोची, एवरेज कॉन्सेप्ट। क्यों, मैं चाहता था कि AC सर्किट के लिए मैं ओम्स लॉ और दूसरे फॉर्मूले लगा पाऊँ, और वो वैलिड किसके लिए हैं, सिर्फ कांस्टेंट करंट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो एवरेज जो निकल कर आया हाफ साइकिल के लिए आपका क्या था, 2I0/π। प्लस माइनस लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऊपर वाले के लिए प्लस और नीचे वाले के लिए माइनस, हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, परंतु ये टोटल साइकिल के लिए कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। और ये कॉन्सेप्ट आपके कामनास का। ठीक है, एवरेज कॉन्सेप्ट आपका 0 होता है फुल साइकिल के लिए। तो फिर आपने एक दूसरा जुगाड़ ढूंढा, और दूसरा जुगाड़ कौन सा था, RMS, है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट। डेट्स कम्स आउट टू बी I0/√2 फुल साइकिल के लिए होती है। क्लियर है बात। और कुछ ये वैल्यू होगी, और इसको डिफाइन कैसे किया गया था, इट इज़ द DC करंट विच विल प्रोड्यूस द सेम हीट इन द सर्किट फॉर द सेम टाइम फॉर विच AC इज गिवन टू द सर्किट। क्लियर है बात आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या बात की आपकी, हमने एक रेजिस्टेंस को AC सोर्स के साथ जोड़ दिया, और कैसे वेरिएशन आए सर्किट में, किस तरीके से करंट और वोल्टेज की इक्वेशन बनी, उनको देखा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है और ये V है। तो V की इक्वेशन तो आपकी क्या थी, P = V0 sin ω t, और इसके लिए जो करंट की इक्वेशन आई, I = I0 sin ω t। यहाँ से आपको पता चला कि V और I सेम फेज में है
है ना, इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है और आई नॉट और कुछ नहीं है बेटा, वी नॉट बाय आर है। क्लियर है बात आपको? ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या किया, एक इंडक्टर को जोड़ा एसी सर्किट में, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या था आपका L था, ठीक है। V की इक्वेशन क्या आई थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की क्या आई थी बेटा, आई नॉट साइन, इसमें वोल्टेज लीड करता है, यानी कि ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर है बात बेटा? इसी चीज़ को अगर ऐसे भी दे दिया जाए तो आपको समझना है, घबराना नहीं है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखिए उन्होंने इस बार प्लस किस में कर दिया है, वोल्टेज में, तो आई की इक्वेशन को ऐसे रखा जा सकता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? बात एक ही है, आपको अल्टीमेटली ये इंडिकेशन देना है कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाय पाई बाई टू। क्लियर है? और आई नॉट कितना आया था आपके पास, ध्यान से देखो, वी नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको एक्सेल को बोलते हैं। अगर आप इसकी यूनिट पूछोगे, यूनिट तो इसकी भी ओम ही है, परंतु एक अलग सिंबल देना पड़ेगा ताकि हम इसको रेजिस्टेंस से डिफर कर सकें। क्लियर है बात आपको? ठीक है। एक्सेल के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सेल कितना था, ओमेगा है, ठीक है। अगर इसको बात करूँ तो ये 2 पाई एफ इंटू एल है ना। ध्यान से देखिए, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये ऐसे आएगा, एक्स एल का विद फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात? डीसी के लिए अगर बात करें, डीसी के लिए एक्स एल कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है डीसी के लिए। क्लियर है बात? मतलब अगर मैं इसको एक डीसी सोर्स से जोड़ता ना, तो इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो एक सिंपल तार के तरीके से बिहेव करता है। जैसे ये तार बिहेव कर रही है वैसे ही ये बिहेव करता है, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता डीसी सोर्स के लिए, ठीक है। और एसी में जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, ठीक है, तो एक्सेल बढ़ेगा, और फिर एक्सेल बढ़ेगा तो अपोजिशन बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इंडक्टर ब्लॉक किसको, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को। क्लियर है बात? इंडक्टर ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी एसी। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए अब मैं बात किसकी करूंगा बेटा, कैपेसिटर की करूंगा, ठीक है। कैपेसिटर के केस में आपने देखा कि करंट लीड करता है ना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये C है, तो करंट की इक्वेशन क्या आई थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर I इज इक्वल टू ऐसे दिया हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो V को कैसे लिखा जा सकता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आपको इंडिकेशन करना है वोल्टेज आपका लैग कर रहा है, ठीक है। याद रखने के लिए आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, C फॉर करंट, C फॉर कैपेसिटर, तो करंट लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, C फॉर करंट, C फॉर कैपेसिटर। क्लियर है बात आपको? तो आप ध्यान से देखें, आई नॉट कितना आया था अपने पास, वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड XC, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है बात आपको? और XC की बात करें, XC कितना है, 1 बाय ओमेगा C, और इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी। क्लियर है? अगर आप DC के लिए बात करें, फॉर DC फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और फ्रीक्वेंसी 0 समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, XC कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि जो कैपेसिटर है वो DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? आप ध्यान से देखें, फॉर लो फ्रीक्वेंसी AC XC ज़्यादा होगा, जितना F कम होगा उतना ही XC क्या होगा, ज़्यादा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी AC को भी ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी AC को भी क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसका ग्राफ अगर आप देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ XC का, तो कुछ ऐसा आएगा बेटा,
समझ आई बात आपको? जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC आपका घटता जाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC घटता जाएगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम है XC उतना ही क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात जिसको याद रखना आपको, आपने I नोट को V नोट बाय R करके निकाला, किसके केस में? रेजिस्टेंस के केस में। इसी तरीके से I नोट को आपने लिखा V नोट बाय ओमेगा L, ठीक है, और इसी तरीके से आपने लिखा I नोट इज इक्वल टू V नोट बाय 1 बाय ओमेगा C, और अल्टीमेटली आपने इसको रेजिस्टेंस बोल दिया, इसको भी रेजिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। ये आपका किसका रेजिस्टेंस था? इंडक्टर का, और ये कैपेसिटर का। तो आपने तो ओम्स लॉ लगाया बेटा, क्लियर है बात आपको? आपने ओम्स लॉ लगाया है V बाय R इज इक्वल टू I, क्लियर है? तो देखो जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस AC के लिए और DC के लिए एक जैसे बिहेव कर रहा है, परंतु ये नहीं करते हैं दोनों, है ना। आपने देखा एक तो DC को ब्लॉक कर देता है, कौन से वाला ब्लॉक कर देता है? ये वाला, और ये तो बिल्कुल उसके लिए एक सिंपल वायर है, तो इनका बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है, जबकि इसका बिहेवियर अलग अलग नहीं है। तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ पीक के लिए वैलिड है, मतलब ओम्स लॉ आपका वैलिड कब है? पीक्स के लिए। अब रेजिस्टेंस के केस में मैं ये भी लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V बाय R, ये I कोई भी जनरल करंट हो सकता है, ठीक है, ये वैलिड है, परंतु ये वैलिड नहीं होगा बेटा, I इज इक्वल टू V बाय ओमेगा L, ये वैलिड नहीं है। उसी तरीके से आपका I इज इक्वल टू V बाय 1 बाय ओमेगा C, ये भी वैलिड नहीं है। क्लियर है बात आपको? ये वैलिड नहीं है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस के लिए हर पॉइंट पर वैलिड है ओम्स लॉ, AC सर्किट में भी, परंतु ओम्स लॉ आपका पीक्स के लिए वैलिड है इन केस ऑफ इंडक्टर एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए अब मैं तीनों के आपके क्या बना के दिखा रहा हूँ? फेजर बना के दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस में दोनों सेम रहेंगे, है ना, फेज में। क्लियर है? अगर ये V है तो ये I है। क्लियर है? यहाँ पर आपने देखा था V लीड करता है किससे? आपका करंट से, ठीक है, तो करंट नीचे चला गया बेटा। अब इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूँ कि वोल्टेज को ऊपर दिखा दूँ और करंट को ऐसे दिखा दूँ। क्लियर है? ये वोल्टेज था, ये करंट था। देखो अल्टीमेटली वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर है बात आपको? और इसी तरीके से अगर मैं किसका डायग्राम बनाऊँ आपका कैपेसिटर वाले का, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था और वोल्टेज पीछे था, ये डायग्राम, और ये डायग्राम भी हो सकता है बेटा, अगर ये वाला डायग्राम भी हो सकता है। क्लियर है बात आपको? कोई भी ग्राफ हम बना सकते हैं, वो अब आप समझ जाएंगे कि लीड देखना में तो ये एंगल देखना कि कौन किस तरफ लीड कर रहा है। क्लियर है? तो वो कैपेसिटर के लिए है या फिर इंडक्टर के लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।